समय नहीं दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सरकार के द्वारा या फिर हमारी पूरी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इनको लागू करने के लिए संबंध में कार्य किए जा रहे हैं। इसमें से पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने ले लिया है। ठीक है, ये आप समझ गए हो पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में। अब इसको 39 और 39 क्लोज 39A को मिटा देते हैं, फिर आगे के आर्टिकल्स देखते हैं। आगे जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 41 आता है। आगे जो आर्टिकल आता है वो अनुच्छेद 41 आता है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ काम के लिए दशाओं को डेवलप करना, यानी कि जैसे शिक्षा, एजुकेशन डेवलप करना, जॉब्स के साधन डेवलप करना, रोजगार संबंधी प्रावधान देना, कुछ दशाओं में काम की व्यवस्था करना, कुछ दशा में काम देना, कुछ दशा में काम देना। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे बेचारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग हो गए, महिला हो गई, इनको जो अपने जीवन निर्वाह के लिए रोजगार के प्रावधान जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएं। यानी कि आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 41 में कहा गया है कि शिक्षा, रोजगार के लिए कुछ दशाओं में काम की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो बेरोजगार, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, ये आर्टिकल 41 आ गया। अब आता है दूसरा आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम दे दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कि जब काम मिल गया तो वो काम जो है वो न्यायोचित होना चाहिए। काम न्यायोचित होना चाहिए, मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि आप इन दोनों आर्टिकलों को साथ में लेके पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने पहले कुछ काम दे दिया, यानी कि कुछ दशाओं में हमने काम दे दिया। ठीक है, अब काम देने के बाद में वो जो काम जो होता है वो आर्टिकल 42 में न्यायोचित होना चाहिए, मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? अब देखो, हम बताते हैं ना आपको अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है। तो जैसे कि इसमें कुछ दशाओं में काम की व्यवस्था की दी गई है, इसमें न्यायोचित मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि चलो भाई काम भी दे दिया और काम जो है वो मानवीय दशाओं के अनुकूल भी है, लेकिन वो जो है वो निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संबंध में प्रावधान जो किए गए हैं वो आर्टिकल 43 में किए गए हैं। यानी कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 43 में किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 में हमने पढ़ लिया कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 41 में पढ़ लिया कुछ दशाओं में काम के संबंध में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि वो काम जो होता है वो न्यायोचित मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। आर्टिकल 43 जो आता है उसमें निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों के संबंध में प्रावधान किया गया। इतने आर्टिकल हो गए। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 44। यानी कि आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में जो समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले समान नागरिक संहिता जो थी वो कौन से स्टेट में लागू हुई है? तो समान नागरिक संहिता जो आती है वो गोवा में लागू हुई है। कौन से स्टेट में? गोवा में। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये समान नागरिक संहिता क्या होता है? तो हम देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या होता है। ऐसा ही बनाना आता है मुझे तो, भारत का मैप एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा पूरा भारत हो गया, प्यारा महान भारत। ठीक है, अब इसमें जो है वो कई हिंदू रहते हैं,
मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, पार्सियन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। इनके जो है वो अपने मैरिज के जो लॉज होते हैं, यानी कि तलाक संबंधी प्रावधान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा भारत एक है, हमारा भारत महान है, तो फिर हमारा भारत एक है तो इसमें जो लॉ या फिर इसमें जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, यानी कि सबके कानून या सबके नियम या रूल्स जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए बल्कि एक होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो है ये समान नागरिक संहिता बिल जो है वो लाया गया था। समान नागरिक संहिता संबंधी कानून जो है वो लाया गया। और ये कौन से आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 44 में रखा गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी अभी बना है ये, तो आप ध्यान में रख लेना, इसको पूछ सकते हैं ये। और सबसे पहले कहाँ पे आया था? ये गोवा में आया था। ठीक है, सबसे पहले गोवा में आया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 6 से कम वर्ष के बालक, 6 से कम वर्ष के बालक को राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है। 6 वर्ष से कम, ओ गलत हो गया, सॉरी, 6 वर्ष से कम उम्र के बालक को निःशुल्क शिक्षा का राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो इस 45 आर्टिकल 45 में बताया गया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम 6 से 14 वर्ष तक का था पहले, तो हाँ पहले था, लेकिन क्या हुआ, लेकिन यह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक जो है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है। ठीक है, यानी कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के कम उम्र के जो बालक जो होते हैं उनको मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में रखा गया है। ठीक है, और इनमें जो है वो एक चीज और क्या गया है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी आते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य, ये हमारे कौन से मौलिक कर्तव्य में आते हैं, तो ये 11वें मौलिक कर्तव्य में आते हैं। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य में आते हैं। तो आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो हमारा मौलिक कर्तव्य जो आता है उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे जो होते हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का जो अधिकार जो है वो माता पिता के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में बताया। और इधर जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए एजुकेशन की जो व्यवस्था की गई है निःशुल्क व अनिवार्य रूप से, वो हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 21A में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21A में दिया गया है। अब आप बोलोगे मैम ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब आया और कब पारित हुआ, तो उस हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करें तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था वो हमारा आया निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट जो था वो 2009 में आया था। ठीक है, यानी कि अधिनियम कब आया था, तो अधिनियम 2009 में आया था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। अब इसको लागू कब किया गया था, फिर आपको ये भी बताएंगे कि अधिनियम में क्या अंतर होता है, लागू में क्या अंतर होता है। 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था उसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये अधिनियम जो आया था वो 2009 में आया था। अब अधिनियम और लागू होने में क्या अंतर होता है? तो जब संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा कोई बिल जो होता है, विधेयक जो होता है, वो पास करके लोकसभा के पास भेजा जाता है और लोकसभा जो होती है वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास में भेजती है और जब राष्ट्रपति जी उनके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद में से जो है वो बिल जो होता है, वो विधेयक जो होता है वो कानून बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इसलिए बोलते हैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो आया था, अधिनियम जो आया था वो 2009 में आया था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। हमने आर्टिकल नंबर 45 तक पढ़ लिए। ठीक है, तक पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 46। तो आर्टिकल नंबर 46 में क्या कहा गया है? तो हम बताएंगे आपको आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा, रोजगार, उनके सामूहिक हित, यानी कि अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, रोजगार और उनके सामूहिक हित संबंधी प्रावधान जो किए गए हैं वो आर्टिकल 46 में किए गए हैं। यानी कि आर्टिकल 46 में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के जो आती हैं, ट्राइबल जो आती हैं, उनके शिक्षा के, उनके रोजगार के, उनके वेलफेयर के, उनके कल्याण के, उनका आर्थिक विकास संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 46 में आते हैं। याद रखना आप, आर्टिकल 46। हमारा आर्टिकल 46 हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 47 में क्या बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 47 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 47 में जब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का विकास कर दिया जाता है तो अनुच्छेद आर्टिकल 47 में बताया गया मद्य निषेध, स्वास्थ्य, पोषाहार। यानी कि आप देखोगे अगर सरकार के द्वारा, अगर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मद्य निषेध कर दिया जाता है, यानी कि दारू के ठेके बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद में हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? बेटर होगा। पोषाहार कैसा मिलेगा? बहुत बढ़िया मिलेगा। यानी कि पोषाहार कैसा मिलेगा? बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 47 में क्या बताया गया है कि सरकार के द्वारा मद्य निषेध किया जाना और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किए जाना, पोषाहार के संबंध में प्रावधान किया जाना, ये आर्टिकल 47 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 47 में ये आता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 48। यानी कि आप ऐसे कर लो कि आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 जो आते हैं उनको साथ में लेकर पढ़ लो। कैसे? जैसे कि आर्टिकल 48 में बताया गया है कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। ठीक है, दुधारू पशु एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे कि आर्टिकल कैसे साथ में याद रखेंगे। आर्टिकल 40A जो आता है उसमें पर्यावरण, संरक्षण, जो कि हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि मेरा मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में आया था उसके तहत जोड़ा गया है। अब हम तीनों आर्टिकलों को साथ लेके पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 47 में मद्य निषेध, स्वास्थ्य, पोषाहार, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमें अच्छा पोषाहार मिल जाता है, मद्य निषेध हो जाता है। उसके बाद में एक किसान क्या करेगा? आर्टिकल 48 के तहत, आर्टिकल 48 के तहत किसान के द्वारा कृषि की जाएगी, पशुपालन किए जाएंगे, दुधारू पशु रखे जाएंगे। दुधारू पशु में जो है गौशाला संबंधी जितने भी हमारी नीतियां आती हैं वो इसी से संबंधित है, इसी आर्टिकल से संबंधित है। यानी कि हमारी सरकार के द्वारा जो गौशालाओं का विकास करने संबंधी या फिर हमारे पशुओं के वेलफेयर से संबंधित कार्य किए जाते हैं वो आर्टिकल 48 में आते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक हो गया, फिर कृषि करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 48A,
आर्टिकल 48 में ये आया है कि जब 48A यानी कि आर्टिकल 48 का क्लोज 48A जो आता है उसमें ये कहा गया है कि जब कृषि कर ली तो हमें पेड़ भी उगाने होंगे। सही बात है, यानी कि जब कृषि स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमें पेड़ भी उगाने होंगे, तो पर्यावरण का संरक्षण करना ये आर्टिकल 48A में आता है। आर्टिकल 47 में मद्य निषेध, स्वास्थ्य, पोषाहार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु के संबंध में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण जो कि हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 49 कि आर्टिकल नंबर 49 में क्या प्रावधान किए गए हैं। चलो इधर देखो बोर्ड पे, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल 49 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना। यानी कि आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये हमें आर्टिकल 49 में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 जो आता है उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल 50 में बताया गया है। यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 50 में किया गया है। आर्टिकल 50 है, समझ लो 50-50 समझने के लिए। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में प्रावधान किया गया है। हमारा लास्ट और नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में जो है वो हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिए, अब हम थक गए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अब हमें शांति चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में अभिवृद्धि। यानी कि आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में अभिवृद्धि, यानी कि याद रखने के लिए ऐसे ट्रिक लगा लो कि हमने पूरे आर्टिकल पढ़ लिए, हम बहुत ज्यादा थक गए, अब हमें शांति की जरूरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में अभिवृद्धि। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंध में पृथक्करण का सिद्धांत। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में अभिवृद्धि। ये हमारे नीति निर्देशक से संबंधित सभी अनुच्छेद जो हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद एंड बाय बाय।